तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वांग शी को सीहो कैप्चर कर चुका था। साथ ही उसने अपनी रियल आइडेंटिटी को भी रिवील कर दी थी। अब आगे फिलहाल प्रिंसेस साविया के कहने पे सीहो उसे बोलता है, तुम भला मुझे क्या गिफ्ट कर सकती हो? कोई एंशिएंट टेक्निक, कोई हेवनली मेथड, या फिर वांग फैमिली की उस कार्विंग आर्ट? ये सुन प्रिंसेस साविया भी सोचते हुए बोलती है, वैसे मैं भी काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इस केओस कार्विंग आर्ट में। अगर मैं किसी तरह वांगची से वो आर्ट निकलवा पाई तो डेफिनेटली। इधर इन दोनों की बात को सुन सारे लोग मानो शॉकिंग वे में इन्हें ही घूरने लगते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे वांगसी को सीहा सेल कर रहा था प्रिंसेस जावियो को। वही वांगसी खुद के साथ ऐसा होते देख उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी फोर्थ एल्डर खांसते हुए आगे आते हैं और सीहा को वांगसी को रिलीज करने को बोलते हैं। फिलहाल सीहा को उनकी बात मानना पड़ता है, क्योंकि वह अकेडमी में किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। वहीं वो वांगसी को रिलीज कर देता है। इधर एल्डर सभी को उस फर्नेस में खुद जाकर अपने लिए पिल ढूंढने को बोलते हैं। वहीं सीहा वांगसी को रिलीज करते ही मोदाओ के साथ फर्नेस में एंटर कर जाता है। उसके जाते ही पीछे से वांगसी, लूतुओ, याओये, ये सारे लोग अंदर एंटर कर जाते हैं। वहीं इन सारे जीनियस के एंटर करने के बाद बाकी के जो डिसाइपल थे अब वो भी एंटर करते हैं। फिलहाल हमें फर्नेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक अलग ही दुनिया होती है, मानो अंदर से एक फर्नेस बिल्कुल कोई एक एंशेंट रिमेन्स हो। यहाँ पे कई सारे फ्लोर्स थे और सभी जगह राख और डस्ट पड़ी होती है। उन्हीं यार राख और डस्ट में कई मेडिसिनल पिल्स भी छिपे थे, जो एंशियंट टाइम्स में रिफाइन किए गए थे। फिलहाल शीशा जो था वो मोदाओ के साथ वहाँ पे पिल्स को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक डिवाइन लिक्विड का पूल देखने को मिलता है। जब वह उसके पास जाता है तो उस पूल में ऑलरेडी काफ़ी कम डिवाइन लिक्विड बचा था, पर फिर भी उसमें कुछ तो था। शिवा उसे एक जेड कंटेनर में स्टोर कर लेता है। तभी थोड़ी दूर पर किसी बंदे को एक गोल्डन पिल मिलती है। ये देख जो बाकी सारे डिसाइपल थे वो भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और अब सब लोग यहाँ पे पिल्स ढूंढने लगते हैं। इधर सिया को एक मेडिसिनल फ्रैगमेंट्स आती है। जब वो उसके पीछा करता है तो वहाँ पे कुछ राख को साफ करने के बाद कुछ दूरी पर उसे एक टुकड़ा दिखाई देता है, जो कि एक मेडिसिनल पिल की फ्रैगमेंट होती है। जब सिया उसे अपने हाथ में पकड़ता है तो उसका दिमाग एकदम से घूम जाता है और वह बोलता है, कहीं ये पिल फ्रैगमेंट नाइन रेवोल्यूशन इमोर्टल पिल का टुकड़ा तो नहीं? क्योंकि उसने सुन रखा था कि इस पिल को रिफाइन करते टाइम ऑलमोस्ट थोड़ी सी भी गलती होती है तो रिफाइनमेंट फेल हो जाती है और पूरी पिल एक्सप्लोड कर जाती है और वहाँ पे बचता है तो बस इस पिल का टुकड़ा। फिलहाल शीशा उस पिल को ढूंढ रहा था जिस पे कुछ पैटर्न्स बने थे। वो पैटर्न्स काफ़ी मिस्टीरियस था। उस पर कुछ विशेष बर्ड्स, फिनिक्स और ड्रैगन पैटर्न्स भी बने होते हैं। तो ये मोदा बोलता है, ये पिल फ्रैगमेंट नाइन रेवोल्यूशन इमोर्टल पिल की तो नहीं, बट उससे कम भी नहीं। यह सुन शीशा जो था वो सरप्राइज होकर मोदा की तरफ देखते हुए बोलता है और उसे पूछता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है कुछ? क्या तुम इस पिल के बारे में कुछ जानते हो? तो मोदा बताता है कि उसने बोन बुक्स में पढ़ा था कि जब कोई इमॉर्टल पिल रिफाइन होती है तो उसके साथ कुछ और भी ऐसे पिल जो थे वो बनते हैं, पर एक्सपोजर के कारण ये जो पिल होती है अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी लॉस्ट कर दी है। पर फिर भी ये पिल जो है उसमें अभी भी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बची हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। शिवा भी इस बात से एग्री करता है और वह उस पिल को स्टोर कर लेता है। साथ ही उस फर्नेस में कोई अपनी ज़्यादातर डिवाइन एबिलिटी भी नहीं यूज कर सकता था उस फर्नेस के रेस्ट्रिक्शन के कारण। नहीं तो अगर सच में सभी लोग अपने हेवनली आइज को ईजिली यूज कर पाते तो कब का इस फर्नेस सारा पिल जो था वो गायब हो जाता। वहीं वो फर्नेस अंदर से तो इतना बड़ा होता है कि कई लोग तो सोच रहे थे कि यार आखिर एंशियंट टाइम में जो भी पर्सन इस फर्नेस को यूज कर पिल रिफाइन कर लिया होगा या फिर कर रहा था, आखिर वो किस टाइप की पिल को रिफाइन कर रहा होगा जो उसे इतना बड़ा स्पेस चाहिए था। क्योंकि यार यहाँ पे चारों तरफ पिल जो थी मतलब पिल एक्सप्लोजन के कारण एसेस और उसके रिमेन्स बिखरे पड़े थे। फिलहाल इस बीच मोदा था उसको भी काफ़ी गेन होता है। बाकी लोगों को भी कई सारे पिल्स मिलते हैं। तभी कुछ दूरी पर आसमान में एक लाइट पिलर शूट होती है और वहाँ से काफ़ी सारे मेडिसिनल फ्रैगमेंट्स फैल रही होती है। जैसे सीजो और मोदा वहाँ पे जाते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे वांगसी, लूतो, ये सारे लोग जो थे वो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे यार टोटल 10 मेडिसिनल पिल की पीसेस होती हैं। एक्चुअली में यार जो 10 पीसेस थी शायद इसी फर्नेस की मेन पिल थी, जिसे रिफाइन करते टाइम शायद पास्ट में इस फर्नेस के मास्टर ने इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाया था और वह एक्सप्लोड हो गई थी। कि यार जो 10 पीस थी पिल फ्रैगमेंट जो बचा हुआ था उसमें मेन पिल जितनी एनर्जी तो नहीं होती है, पर हर एक पीस काफ़ी बेनिफिशियल दे सकता था, मतलब काफ़ी बेनिफिट दे सकता था। आखिर वो इस फर्नेस की मेन पिल जो थी वहीं अब सीहो था और मोदा वो भी उस पिल फ्रैगमेंट के लिए फाइट करने आगे बढ़ते हैं। तभी लुगुतुओ मोदा को आगे से हटने को बोलता है। ये सुन सीहो उसे बोलता है, अबे तू कौन है?
हमें रोकने वाला। फिलहाल शिजो के पास छिपाने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दी थी। तो इस पर शिजो फिर से कुंफेंग टेक्निक का यूज करता है और वॉइड में एक बड़ा सा कुंफेंग बीस्ट अपीयर होता है, जो कि लूतो के साथ और भी जो कई सारे बंदों थे उनको काफ़ी पीछे फेंक देती है। फिलहाल सभी जो थे वो शिजो के पावर को देख काफ़ी शॉक होते हैं, पर शिजो और लूतो दोनों ही एक दूसरे से लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं करते, क्योंकि अभी उन मेडिसिन फ्रैगमेंट को कलेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वहीं सबको पीछे हटाने के बाद शिजो था एक मेडिसिनल फ्रैगमेंट को कैच कर लेता है, जो कि वाइट जेड के समान होती है। तभी उधर से टेन क्राउन किंग शिजो पे अपना वर्ल्ड ट्री सैपलिंग से अटैक कर देता है। क्योटिक लाइट फैल जाती है। शिजो अपने हाथों का मूव नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उस वर्ल्ड ट्री से शिजो को टेन टाउन किंग ने रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। तभी जो शिजो होता है अपने विलो गॉड के टेक्निक को यूज करता है। उसके पीछे एक काफ़ी बड़ा ग्रीन विलो ट्री अपीयर होती है और उसकी गोल्डन ब्रांचेज जो टेन क्राउन किंग की वर्ल्ड ट्री सैपलिंग थी उसको कैंसिल कर देती है। वही जो शिजो होता है उस मेडिसिनल पील के फ्रैगमेंट को स्टोर कर लेता है। साथ ही वो एक जोर का मुक्का टेन क्राउन किंग पे लॉन्च कर देता है। पूरी वहाँ की जो सिचुएशन होती है काफ़ी क्योटिक हो गई थी, क्योंकि अभी के लिए सारे सुप्रीम एक्सपर्ट थे जिन्होंने या तीन इमोर्टल एनर्जी कल्टिवेट कर रखी थी, सभी उस पिल फ्रैगमेंट के लिए आपस में फाइट कर रहे होते हैं। इधर स्वानकुन भी इंजर हो जाता है और वह काफ़ी पीछे हट जाता है। साथ ही एक बंदा जिसने कि दो इमोर्टल एनर्जी कल्टिवेट की थी वो यार इनके बीच अपना लक ट्राई करने के लिए आगे आता है, पर यार उल्टा उसकी बैंड बच जाती है। वो तो यार फोर्थ एल्डर उसके प्राइमोरल स्पिरिट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, वरना वो तो वहीं पे मर जाता। फिलहाल यहाँ पे जो सारे टॉप एक्सपर्ट होते हैं वो एक दूसरे से अंधाधुंध फाइट कर रहे होते हैं। नतीजा ये होता है कि शिजो भी थोड़ा बहुत इंजर हो जाता है, क्योंकि यार वो एक साथ इतने सारे एक्सपर्ट से मतलब फाइट कर रहा था। एक्चुअली में यार यहाँ पे पूरा मछली बाजार हो रखा था, जिसे जो मिल रहा था वो उस पर अटैक कर दे रहा था। ऐसे में यार सभी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। शिजो तो इंजर हुआ था, पर साथ ही जो बाकी सारे लोग थे उनका भी कुछ हाल ठीक नहीं था। इवन शिजो से ज़्यादा वो सब इंजर्ड थे। वहीं इस बीच प्रिंसेस शावे जो होती है उसको हमें दिखाया जाता है, जो कि शिजाओ को मतलब गाली देते हुए बोल रही थी कि क्या तुम्हें फाइट करने की तमीज़ नहीं है, क्योंकि यार शिजाओ ने उसके कपड़ों को फाड़ दिया था। मतलब जो प्रिंसेस शावे की स्लीव्स होती है वो फट गई थी। इवन जो उसका बैग था वही पूरा दिख रहा होता है। इसलिए वो गुस्से में शिजाओ को डांट रही थी कि यू परवर्ट कहीं के, तुम्हें तमीज़ नहीं है, लड़कियों से कैसे फाइट किया जाता है। तभी यार यहाँ पे जो शिजा होता है उसके पीछे से मतलब उस पर वांगसी छिपकर अटैक कर देती है, जिस कारण यार शिजा थोड़ा सा मतलब ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है और जो शिजा था थोड़ा दूर पीछे हटता है। इवन उसके मुंह से थोड़ा सा मतलब खून भी आ जाता है। ये जब जो शिजा था उसको काफ़ी गुस्सा आता है और बोलता है, लगता है पिछले बार तुम्हें सबक मैंने ठीक से नहीं सिखाया है, क्या तुम पिछले बार की मार भूल गई। फिलहाल जो था यार शिजा काफ़ी गुस्सा होता है उसमें और वो अपना अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यार जो लूतो था वो भी अपना अटैक शिजा पे कर देता है। वो एक साथ 108 जो था मतलब हैंड एंड प्रिंट को लॉन्च करता है, शिजा की तरफ वो आगे बढ़ा देता है। तभी जो अपना शिजा था अपनी विल और गॉड की टेक्निक को यूज करता है और उसे वो लूतो से हैंडल करने लग जाता है। साथ ही यार वो अपनी पंच में लाइटनिंग अटैक को मर्ज करते हुए लूतो को धर मारता है और तुरंत ही शिजा जो था अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए वांगशी के साइड अपीयर होता है और उसके चेस्ट पे एक जोरदार लाइटनिंग पंच दे मारता है। वांगशी की जो आर्मर होती है वो भी फिलहाल टूट जाती है और वह खून की उल्टी करते हुए काफ़ी पीछे जा गिरती है। साथ ही यार जो शिजा की लाइटनिंग बोल्ट थी उससे लूतो को भी काफ़ी मतलब ब्लास्ट करते हुए पीछे फेंक दिया था। वहीं उधर जो ट्रेन क्रॉन किंग था वो देख बोलता है, और वहीं गाई जो अपना शिजा होता है वो ट्रेन क्रॉन किंग को देख बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तो तुम्हारा ड्रैगन फिस्ट है वो क्या अनमैच्ड है। और वो ट्रेन क्रॉन किंग पे भी मतलब अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर इवन यार कई सारे अटैक भी कर देता है। फिलहाल जो यार शिजा होता है अपने चारों तरफ सभी को मतलब पेले जा रहा था। पूरा जो यहाँ का माहौल था क्योटिक हो गया था। कुछ ही देर बाद जो फाइट होती है वो एंड होती है और लास्टली यार शिजा था उसने टोटल 3 पिल फ्रैगमेंट को कलेक्ट कर पाया था। वहीं उधर बाकी जो सारे एक्सपर्ट थे वही फाइट के बाद अपने अपने आइसोलेशन कल्टिवेशन में चले गए थे खुद को हील करने के लिए। इधर हमें शिजा को दिखाया जाता है जो अभी उस पिल फ्रैगमेंट को देख रहा था। फिलहाल वो एक पिल फ्रैगमेंट को फर्नेस में डालता है और फिर उसे अपनी बॉडी से और फिर उससे अपनी बॉडी रिफाइन करने लगता है। शिजा की बॉडी जो कि ऑलरेडी कई बार वो रिफाइन कर चुका था, स्टिल जब वो उस वाइट पिल के मेडिसिन को यूज करता है और साथ ही वो इमॉर्टल टेक्स्ट को ऑपरेट करता है तो एक अलग ही रेजोनेंस होती है और शिजा के बॉडी से एक ब्लैक लेयर बाहर निकलती है। ये उसकी बॉडी में बची खुची जो हिडन इम्प्योरिटी थी, जो डर्ट था, वो मतलब होती है। फिलहाल जो शिजा की स्किन होती है वो और भी ज़्यादा वाइट और स्मूथ हो गई थी। साथ ही वो जो ब्लैक इम्प्योरिटी होती है निकलने के बाद उसकी बॉडी पहले से काफ़ी लाइट फील करती है और वो पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। शिजा यार इस टाइप के चेंज को देख काफ़ी सरप्राइज होता है। शायद ये इसलिए भी हुआ था क्योंकि फर्स्ट टाइम शिजा ने प्रॉपर इमॉर्टल एरा के मेथड को ठीक से ऑपरेट किया था, वो भी एंशिएंट पिल के साथ।
उसकी मेथड को ऑपरेट करने के बाद जो शिजाओ की बॉडी उसने अपने डिफाइन की थी, जिस कारण से भी उसे ये इफेक्ट देखने को मिले थे। इधर यार शिजाओ के पास अभी भी 2 पिल फ्रैगमेंट बचे होते हैं। इधर फोर्थ एल्डर और कुछ और एल्डर्स के एडवाइस को सुन शिजाओ को जो था वो समझ में आ गया था कि आखिर उसके बॉडी में ऐसा चेंजेस क्यों हुआ है। वही जो अब शिजा होता है फिर से उस फर्नेस में उस स्नो वाइट पिल फ्रैगमेंट को डाल देता है, क्योंकि एल्डर ने बताया था कि शिजा उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी इस पिल को बने हुए लाखों साल हो गए हैं और अगर इसमें कुछ टॉक्सिन रहा तो फिर शिजाओ के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। इसलिए शिजाओ उसे कॉल्डर में डाल उसे बाहर से अब्जॉर्ब करने को देखता है। जैसे यार वो पिल फ्रैगमेंट कॉल्डर में घुलने लगती है, उसमें से एक वाइट मिस्ट रिलीज होने लगती है। शिजा उस कॉल्डर में चले जाता है और खुद को रिफाइन करने लगता है। उसकी बॉडी और फ्लैश ऑलरेडी रिफाइन हो चुकी थी, पर फिर भी शिजा उस वाइट मिस्ट को जब एब्जॉर्ब करने लगता है तो धीरे धीरे ही पर उसकी बॉडी में चेंजेस जो थे वो हो रहे होते हैं। वही शिजा एक बात से काफ़ी सरप्राइज होता है, क्योंकि शिजा की बॉडी ऑलरेडी परफेक्ट स्टेट पे पहुंच चुकी थी। उसने अपने सारे मेरिडियंस को अनब्लॉक कर लिया था, पर जब वो इमोर्टल दाव को यूज करता है तो उसके बॉडी में अभी भी कुछ ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पे उसकी जो मेरिडियन थी वो अनब्लॉक नहीं होती। ये देख शिजा समझ जाता है कि क्योंकि शिजा ने पहले या प्रेजेंट वर्ल्ड की मेथड से यूज कर अपने बॉडी को डिफाइन किया था, जिस कारण से प्रेजेंट वर्ल्ड के हिसाब से उसकी जो बॉडी थी वो परफेक्ट लेवल पे पहुंच गई थी। पर यह इमोर्टल मेथड के अकॉर्डिंग कुछ जगह ऐसे हैं जो कि उसकी बॉडी में अनलॉक नहीं हुई है। ठीक उसी तरह यार अगर कोई सिर्फ इमोर्टल मेथड को यूज कर अपनी बॉडी रिफाइन करता है तो भले ही यार वो एंशेंट इरा के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी परफेक्ट लेवल पे पहुंच गई है, पर अगर वो प्रेजेंट वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं तो फ्लो होगा ही। पर यार शिजा को दोनों मेथड का बेनिफिट मिल गई थी, जिस कारण जो शिजा था जो उसकी हिडन मेरिडियन होती है अब वो भी अनलॉक हो जाती है। शिजा को ऐसे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। उसकी बॉडी जो थी वो पहले से कई टाइम ज़्यादा पावरफुल हो रही होती है। ऐसे ही करते हुए शिजा ने यार दूसरे पीले फ्लैगमेंट में जो सारी एनर्जी थी उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। हालांकि यार इससे उसकी कल्टिवेशन लेवल तो नहीं बढ़ती, पर उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गई थी और शिजाओ ने फिलहाल तीनों पील फ्रैगमेंट को यूज कर लिया था और अब उसकी बॉडी जो थी वो अपने लिमिट तक आ गई थी। वहीं यार अभी भी कुछ एनर्जी जो थी वो मतलब बची होती है, पर शिजाओ फर्दर उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने लेवल के लिमिट तक आ गया था। पर तभी यार जो शिजा की मॉडल एनर्जी होती है उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। शिजा नोटिस करता है कि जो उसकी थर्ड इमॉर्टल एनर्जी है अब वो भी धीरे धीरे पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रही थी। शिवा अब रुकता नहीं और इवन उसके पास जो एक और मेडिसिन पिल होती है जो उसे मिली थी वह उसे भी यूज करता है। वहाँ से डार्क गोल्डन लिक्विड अब उस कॉल्ड्रन में फ्लो करने लगती है। साथ ही यार शिवा की जो थर्ड इमॉर्टल एनर्जी थी अब दाव फ्लावर में कंडेंस होने लग जाती है। तभी यार वहाँ पे काफ़ी सारे जो थे मतलब अनयूजुअल फिनोमिनन होने लगते हैं। शिवा के सर के ऊपर एक ड्रैगन अपीयर होता है और देन एक फिनिक्स, और फिर देखते ही देखते वहाँ पे लाइटनिंग बीम शूट होती है जो सीधा आसमान को चीरते हुए ऊपर जा रही होती है। फिलहाल इस एक्टिविटी को देख जो सारे लोगों का ध्यान था वो शिजा के कल्टिवेशन प्लेस पे जाता है। तभी कुछ एल्डर भी हैरान हो जाते हैं कि यार इस टाइप की एनर्जी मूवमेंट उसको देख। यहाँ पे यार शिजा जो था वो ब्रेक थ्रू कर रहा था हेवनली डैटी लेवल पर जाने के लिए, पर एल्डर इसलिए हैरान हेवनली डैटी पे भी अगर जब कोई ब्रेक थ्रू करता है तो इतना ज़्यादा अनयूजुअल फिनोमिनन नहीं होते। वहीं जब सब देखते हैं कि यार ये कोई और नहीं बल्कि हुआंग है तो सभी काफ़ी शॉक और स्पीचलेस थे। वहीं इधर वांगसी भी अपने कल्टिवेशन से बाहर आती है। वही फिलहाल रसिया को देख काफ़ी सरप्राइज लुक देती है। साथ ही यार उसके हाथों में वो स्वॉर्ड कोरो अपीयर होता है। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी जाकर हुआंग को मार दे, पर जस्ट अभी अभी वो पिट की आई थी, जिस कारण यार वो कुछ से सहन नहीं करती। वहीं उससे लगता है कि यार एक बार जो उसकी केओस कार्विंग आर्ट है वो फाइन लेवल तक वो उसे कल्टिवेट कर लेगी और अगर उसकी प्राइमोरियल स्पिरिट पूरी तरह से एक स्वॉर्ड कोर में चेंज हो गई देन यार शिजा भी उसका ओपोनेंट नहीं होगा। इधर लूथुआ, स्वानकुन, टेन क्राउन किंग सभी जो थे वो शिजा को ही देख रहे होते हैं। सभी का एक्सप्रेशन आप समझ सकते हो गाइज कैसा होगा। वही प्रिंसेस जावे वो तो और भी ज़्यादा सरप्राइज लुक देती है। काफ़ी सब शौक थे। वो तो इधर अपने मन में सोच रही होती है कि यार कैसे भी करके वो हुआंग को अपने फैमिली में इनवाइट कर ले। फिलहाल वहीं शिजा के सर के ऊपर मतलब हमें दिखाया था जो उसकी थर्ड इमॉर्टल एनर्जी होती है फाइनली एक दाव फ्लावर में कंडेंस हो जाती है। वर्ड में वो वहाँ पे यार काफ़ी सारे जो थे वो लोटस अपीयर होने लग जाते हैं। वहीं जो अब शिजा होता है वो और वेट नहीं करता और तुरंत ही ब्रेक थ्रू कर हेवनली डैटी लेवल पे आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो होली सेक्रीफाइस लेवल के सारे लिमिट को टच कर लिया था और उस लेवल के सारे बेनिफिट्स को वो ऑब्टेन भी कर चुका था। फाइनली यार यहाँ पे शिजा ट्रू हेवनली डैटी बन चुका था और अभी के लिए जो उसकी बॉडी थी काफ़ी शाइन कर रही होती है।
जो बाकी कुछ बच्चे कुछ इम्प्योरिटी थी वो भी अब निकल चुकी थी। और ये जो था अब खुद के पावर को चेक करने के लिए एक लाइटनिंग आर्क मतलब ऐसे ही हवा में सेंड करता है। और यार वो अपने पावर को फील कर वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। इधर एकेडमी के एल्डर जो थे वो सिया के एकम्प्लिशमेंट को देख काफ़ी सरप्राइज होते हैं, क्योंकि यार सिया पहला ऐसा बंदा बन गया था जो यार पास्ट से लेकर अभी तक में सबसे कम एज का यंग हेवरेटी लेवल बन चुका था, जो कि मात्र 20 साल का था। इधर सिया अपनी पावर को देख सरप्राइज होता है, क्योंकि पहले से और भी ज़्यादा फास्ट और लाइट हो गया था। पर फिर भी यार वो थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि यार उसकी पावर जिस तरह से पहले जब वो अपना लेवल ब्रेक थ्रू करता था तो बढ़ती थी, इस बार उतना कुछ खास नहीं हुआ था। तभी यार शिज़ो सोचता है कहीं ये लाइटनिंग ट्रबुलेशन के कारण तो नहीं हुआ है, क्योंकि यार शिज़ो अभी हेवी लेवल का जो था वो ट्रबुलेशन क्रॉस नहीं किया था। शिज़ो बोलता है डेफिनेटली यही होगा, इसी कारण मेरी पावर फिलहाल जितना मैंने सोचा था उतना नहीं बढ़ा है। वहीं फिलहाल शिज़ो जो था वो लाइटनिंग ट्रबुलेशन को समन भी नहीं करता, क्योंकि जब से वो एकेडमी में आया था और जब उसने इमॉर्टल मेथड को चूज किया तो कई सारे एल्डर से उसे पता चला कि फ़िलहाल उसे पहले इमॉर्टल शीट को ऑप्टेन करना चाहिए, और फिर उसके बाद वो ट्रिब्यूलेशन क्रॉस करता तो इससे ना सिर्फ उसकी पावर बढ़ेगी, इवन जो इमॉर्टल शीट है वो भी इवॉल्व होगी, और साथ ही जो उसकी फाउंडेशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनते जाएगी। और सिझाओ ही नहीं, जबकि और सिझाओ ही नहीं यार, यहाँ पे वांगशी, लूतो और टेन क्रॉन किंग, याओ ये इस जो सारे थे सभी जो थे अभी तक अपनी हेवन आईटी लेवल की लाइट एंड ट्रेडिशन क्रॉस नहीं किए थे। सब वेट कर रहे थे पहले इमॉर्टल शीट को पाने का, ताकि पहले वो अपनी फाउंडेशन को बना सके और बेस को स्ट्रॉन्ग कर सके। देन लाइट एंड ट्रेडिशन से अपने बेस को फोर्ज कर और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकेंगे। सभी वेट कर रहे थे कि एल्डर कब उन्हें रिल्म टॉम में लेकर जाने वाले हैं इमॉर्टल शीट के लिए। वही शियो अपने तीनों इमॉर्टल एनर्जी को नोटिस करता है। फिलहाल वो उसके पूरा कमांड अपने इमॉर्टल एनर्जी पे होता है। हालांकि यार एक दाव फ्लावर ऑलरेडी दाव फ्रूट में कंडेंस हो चुका था, और जब भी सिंह यार उसे देखता है तो ऐसा फील होता है मानो वो बंदा पास्ट से बिलोंग करता है। वहीं उसके जो बाकी दो इमॉर्टल एनर्जी होती है बस दाव फ्लावर में इवॉल्व हुई थी, वहाँ पे अभी भी कोई दाव फ्रूट जो था वो कंडेंस नहीं हुआ था। शिवा सोचता है कि यार इन फ्यूचर डेफिनेटली वो बाकी जो दो उसके दाव फ्लावर है वो उसको इवॉल्व कर लेगा। वही शिवा जब यार ये सोचता है तो काफ़ी एक्साइटेड भी हो जाता है कि जब यार उसकी जो सारी दाव फ्लावर है अगर वो दाव फ्रूट में इवॉल्व हो जाएगी और उसके जैसा क्रीचर वहाँ पे अपीयर हो जाएगा, तो न जाने यार वो कितना पावरफुल बन जाएगा। इधर से जो वापस रेड माउंटेन के पास लौट आता है और उन सारे मिलियंस ऑफ कैरेक्टर को कंप्लेंट करने लगता है। इस बार जो सिजो की इस बार सिजो काफ़ी चौंक जाता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड थी पहले से काफ़ी बढ़ गई थी और वह इजली अब उन सारे कैरेक्टर्स को समझने लगता है। फिलहाल सिजो ही नहीं, और भी जो सारे बंदे थे अपने अपने कल्टिवेशन से आकर इस काम में लग जाते हैं। तभी यार पीछे से प्रिंसेस याविया भी सिजो को कॉल करती है। वो फिर से मजाक करते हुए बोलती है, ब्रदर सी, मेरा ऑफर अभी भी अवेलेबल है। अगर तुम वांगशू को मेरे पास एज ए गिफ्ट लेकर आए तो मैं या हमारी फैमिली तुम्हें डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ट्रीट करेंगे। वैसे अगर कोई गिफ्ट नहीं भी लाए तो भी चलेगा। इधर ये सुन शिजो भी बोलता है हंसते हुए, हाँ हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं। यार इन दोनों के जोक्स को सुनकर आसपास के जो लोग थे वो तो क्या ही कहें, उनका तो बस मुंह ही मतलब ये लोग देखते रह जाते हैं। वहीं वांगशी जस्ट अभी अभी यहाँ से गई होती है, वरना फिर से यार उसका शक्ल बन जाता। वहीं उधर से किंगी भी जो होती है अब उस शिवा को आवाज़ लगाते हुए आगे आती है। शिवा भी यार उसे देख काफ़ी खुश हो जाता है और उसके पास जाता है। ये यार फर्स्ट टाइम था जब से शिवा अकेडमी में एंटर किया था वो किंगी से दोबारा रीयूनाइट हो रहा था। तभी यार यूनचन भी यहाँ से बगल से आ रही थी और उसे देख शिवा उसे भी कॉल करता है लिटिल चैन चैन। फिलहाल यार आसपास के लोग ये देख हैरान हो जाते हैं कि यार हुआंग इन दोनों ब्यूटी को भी जानता है। आखिर उसका इन दोनों से क्या रिलेशन है जो वो ऐसे ही ने पुकार रहा है। फिलहाल युनचन के फेस पे एक स्माइल होती है, पर शिजो की आवाज़ सुनते ही उसका स्माइल एकदम से गायब हो जाता है। वही शिजो जो था वो युनचन को टीच करते हुए मतलब उसे पॉइंटर एक्सचेंज करने को बोलता है। तो यार ये सुन युनचन जो थी वो डायरेक्टली मना कर देती है। ये देखिए बगल में किंगी जो थी वो भी स्माइल करने लग जाती है, क्योंकि यार वो जानती थी कि शिजो फिलहाल युनचन को टीच कर रहा है। और वहीं यार युनचन को भी पता था कि ये बंदा इस काउंटर ये मतलब परवर्ट और ज़्यादा पावरफुल हो गया है, तो युनचन अकेले उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकती थी। जब तक कि वो किंगी से मर्ज ना हो पाए तब जाकर वो शिजो के ओपोनेंट ही बन पाएगी। वहीं यार जो आसपास के लोग थे यार ये तो देख मतलब आपस में बोलने लगते हैं कि यार जैसा मैंने इमेजिन किया था कि हुआंग तो बिल्कुल भी उसका उल्टा ही निकला। एक्चुअली में सब यार यहाँ पे ये कहना चाह रहे थे कि क्या हुआंग एक परवर्ट है और वो कैसे एक एक्सेप्शनल ब्यूटी की बेइज्जती कर सकता है। यार यहाँ पे जो मतलब मन में सोच रहा था कि यार पहले तो वो सोचता था कि उनचन को वो कैसे भी कर सप्रेस कर किंगी के साथ मर्ज कर दे ताकि किंगी कंप्लीट हो सके। पर जब यार उसे मतलब इन दोनों के सिचुएशन के बारे में थोड़ा और ज़्यादा समझ में आया
तो अब यार ये कहना भी मुश्किल होगा कि आखिर में दोनों अगर मर्ज हुए तो कौन किसको डोमिनेट करेगा। वहीं यार इधर इन दोनों की चिट चैट चली रही होती है, तभी पीछे से याविया भी आती है और वो भी इनका मजाक मतलब लेने लग जाती है। और वो भी यार इनके मजे लेते हुए सिंह को बोलती है, ब्रदर सी, मुझे लगता है शायद आपको एक फेरी से कैसे पेश आना चाहिए वो सीखना चाहिए। भला इतनी सुंदर भला इतनी सुंदर फेरी के साथ आप ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। यार प्रिंसेस चावा भी जो थी वो यूनसेन को देख मतलब ऐसा टीच कर रही थी। शिवा बोलता है, अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एक्चुअली में हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं। और ये बोलते हुए जो शिवा था उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा मतलब सरकास्टिक होता है और वो यूनसेन को ही देख रहा था। प्रिंसेस चावा भी बोलती है, अच्छा ऐसा है। शिवा बताता है, अरे एक्चुअली में मैं आज जिस लेवल पे हूँ सब फेरी यूनसेन के कारण ही तो है। हम दोनों 3000 में काफ़ी पॉइंटर एक्सचेंज किया करते थे और उसी कारण मैं जो आज था यहाँ पे इस अचीवमेंट को हासिल कर पाया हूँ। ये सुन यार एक जो बंदा होता है थोड़ा सा इनोसेंट लग रहा था, वो बोलता है, क्या ये सच है। और यार वो यूनसेन के पास जाकर उसे बोलता है, फेरी क्या आप मुझे भी गाइडेंस दे सकती है। लिटरली यार ये सुन तो सिंह के साथ बाकी जो सारे लोग थे वो भी हंसने लग जाते हैं। वहीं जो यूनसेन का जो शक्ल था वो तो गुस्से में लालम लाल हो गया था। इतने में यार वहाँ पे वांगशी लूतू ये सब भी आ जाते हैं। वहीं यूनसेन जो थी वो मतलब वांगशी के साइड चली जाती है और वो उसे अच्छे से ग्रीट करती है। फिलहाल इधर जो सीजा होता है वो लूतो को देख के बोलता है, पिछली बार शायद हम ठीक से लड़ नहीं पाए थे, क्या कहते हो फिर से लड़ना चाहोगे। लूतो ही बोलता है, हाँ हाँ मेरा भी सेम इंटेंशन ही है। सीजा बोलता है, गुड, जब मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हम फाइट करेंगे। वहीं अब जो सीजा होता है वांगची से उसके केओस कार्विंग आर्ट के बारे में पूछता है। वो यार उससे उस आर्ट को एक्सचेंज करने को बोलता है, अपने कुछ टेक्निक के एक्सचेंज पर, क्योंकि यार जो सीजा था उसको केओस कार्विंग आर्ट से वो काफ़ी प्रभावित हुआ था और वो उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड था। क्योंकि यार फोर्थ एल्डर ने उसे बताया था कि जो आर्ट है वो एंशिएंट एरा में सिक्स दावर इनकारनेशन से कम नहीं थी। हालांकि इस आर्ट को उस टाइम पे जिन एक्सपर्ट ने क्रिएट किया था, अगर वो एक साथ मिलकर फाइट करते तो शायद आज की जो सिचुएशन थी वो ऐसी नहीं होती। और ये स्वॉर्ड आर्ट टॉप 3 स्वॉर्ड आर्ट में से एक है। धीरे धीरे अब इस आर्ट को लोग उस लेवल तक यूज़ नहीं कर पाते जिस लेवल तक उस सीनियर यूज करते थे जिन्होंने इस आर्ट को क्रिएट किया था। पर इधर वांगची जो होती है वो सीओ की तरफ देखती भी नहीं और वो तो यार अपने क्लान की टेक्निक को बिल्कुल भी सीओ के साथ एक्सचेंज नहीं करना चाहेगी। इतने में ही सामने से टेन क्रॉकिंग भी आते हुए सीओ से पॉइंटर एक्सचेंज करने के लिए बोलता है। सीओ भी यार ये देख बोलता है, अरे तुम जब चाहो मैं तो रेडी ही हूँ। वहीं इधर यार इनकी बात आगे बढ़ती, इससे पहले ही फोर्थ एल्डर आगे आते हुए सबको बोलते हैं, तुम सब अपनी एनर्जी बचा कर रखो और जाकर जल्दी से वो सारे एंशिएंट टेक्स्ट को कंप्लीट करो। एक बार तुम सब उसे कंप्लीट कर लिए देन मैं तुम सबको रिम टॉम में लेकर जाऊंगा जहाँ पे तुम अपने लिए इमोर्टल सीट ढूंढ सकते हो। फिलहाल ये सुन सभी डिसाइपल की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और फिर सभी उस वाइट जेट माउंटर पे आकर उन सारे एंशिएंट टेक्स्ट को कंप्लीट करने लगते हैं। और गाइज यहाँ पे सीजो जो था वो टेन क्राउन किंग से उसका रियल नेम पूछता है, तो टेन क्राउन किंग बताता है तियानजी। इसका मतलब होता है गाइज चाइल्ड ऑफ हेवन। ये सुन जो आसपास के डिसाइपल और सभी लोग थे सभी लोग सरप्राइज लुक देते हैं क्योंकि यार ये नाम सच में काफ़ी बोल्ड था। गाइज यहाँ पे हम लोग उसे टेन क्राउन किंग ही बोलेंगे ताकि यार समझने में आपको काफ़ी ईजी होगा। फिलहाल इधर जो सीजा होता है और किंगी वो एक साथ उस मिलियन ऑफ कैरेक्टर्स को कंप्लीट करने के लिए आगे आते हैं। और यार मतलब यहाँ पे लगभग फिलहाल इधर सीजा और किंगी एक साथ उन मिलियंस ऑफ टेक्स्ट को इस बार कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। लगभग यार 15 दिन बीत जाती है और इस बीच जो सीजा की लर्निंग स्पीड थी वो पहले से और ज़्यादा काफ़ी आगे बढ़ गई थी क्योंकि यार वो किंगी के हाथों को पकड़ लिया था और उसके थ्रू अपने डिवाइन विल से वो उन सारे कैरेक्टर को जल्दी जल्दी समझ पा रहा होता है। हालांकि यार किंगी जो थी वो सीजा से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश तो करती है, पर यार आपको पता ही है सीजा कैसा बंदा है। वही सबसे ज़्यादा गुस्सा तो और अगली फेस यूनचन का होता है क्योंकि यार वो भी मतलब वहीं पे तो खड़ी थी और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई किंगी और सीजा को इतना इंटीमेट देख ले। इधर यार ऐसा ही करते हुए टोटल पूरे 3 महीने बीत जाते हैं और इसके बाद ही जो सीजा और किंगी होते हैं यार वो सबसे पहले होते हैं जिन्होंने उन मिलियंस ऑफ टेक्स्ट को कंप्लीट कर लिया था और अब वो दोनों यहाँ से मतलब जाने लगते हैं। तो यार एल्डर ने बताते हैं कि फ़िलहाल वो सब एकेडमी से बाहर नहीं जा सकते, कुछ टाइम में ही कुछ और एल्डर उन सबको एंशिएंट स्क्रिप्चर के लिए लेसन देने वाले हैं। पर फिलहाल जो यार शियो था उसके पास खुद ही अपना एक एंशिएंट स्क्रिप्चर होता है और शियो तो काफ़ी एक्साइटेड था कि यार क्योंकि अब वो उस सारे एंशिएंट टेक्स्ट को समझ चुका था तो वो अब अपने स्क्रिप्चर को मतलब वो समझ सकता है। इधर किंगी जो थी वो शियो को बोलती है काविंसन लिटिल लाइब्रेरी इन सबसे मिलने के लिए क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो गया है और वैसे भी जो वो दोनों थे वो प्रेजेंट वर्ल्ड की मेथड को स्टडी कर रहे हैं। तब यार ये सुन बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और यार शिहो को भी अपने भाई किन हाओ
और बीच जो थी उनसे मिलना था, क्योंकि गाइस ये जो दोनों थे ये भी लोग प्रेजेंट वर्ल्ड मेथड को ही चूज किए थे। फिलहाल यार वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहीं यार अब हमें यार एकेडमी के दूसरे एरिया के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रेजेंट मेथड को स्टडी करने वाले डिसाइपल को दिखाया जाता है। उसी में से एक बंदा जो फिलहाल एक रॉक पे बैठा होता है, उसकी आंखें बंद होती है और जैसे जैसे यार वो सांस ले रहा था उसके आसपास की रॉक जो थी ऊपर नीचे हो रही होती है। तभी उसकी आंखें खुलती है और दो लाइटनिंग बीम लाइक शूट जो थी, मतलब दो लाइटनिंग लाइक बीम जो थी वो शूट होती है। साथ ही आसपास के कुछ पत्थर जो थे वो मैग्मा में पिघल जाते हैं उसकी ब्लड एनर्जी के कारण। ये यार वो जो था सच में काफ़ी पावरफुल लग रहा था और वो बोलता है फाइनली कुछ प्रोग्रेस। इस बंदे का नाम वांगयान होता है। वहीं एक और बंदा जिसका नाम यार लान मिंग था, वो हंसते हुए आगे आता है और वह वांगयान की तारीफ करने लगता है। ये सुन यार वांगयान बोलता है, लान मिंग तुम्हारी भी काफ़ी प्रोग्रेस किया है, तुमने भी काफ़ी प्रोग्रेस किया है। इवन तुमने तो हेवनली पैसेज और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रिम में न्यू ब्रेक थ्रू किया है। ये सुन यार लांग मिंग स्माइल के साथ बोलता है, ब्रदर वांगयान मेरी फाउंडेशन आप जितनी स्ट्रांग नहीं है। हालांकि ब्रदर वांगयान आपकी कंडीशन को देख मुझे लगता है शायद आप कुछ दिनों में इवन काविंसन को भी पीछे छोड़ दोगे। तो यार ये सुन जो वांगयान था बोलता है, सच में वो काविंसन इवन 9 हेवंस में बिलोंग नहीं करता, पर उसके नेचुरल लक देखो वो कितना लकी है। उसके पास वर्ल्ड की थर्ड टॉप किलिंग फॉर्मेशन है जो उस बंदे ने अपने बॉडी में कंटेन कर रखी है। इस बात को सुनिए लांगमैन बोलता है, बस वो लकी है, वरना ब्रदर वांगयान हम भी अगर ऐसे ही कल्टिवेट करते रहें तो डेफिनेटली उसे सरप्रेस कर देंगे। तो वांगयान बोलता है, तुम ये मत भूलो लक भी एक स्ट्रेंथ ही है। फिलहाल यार इधर जनरल सिचुएशन ऐसा हो गया था कि जब से एल्डर सबको दो मेथड में से किसी एक को चूज करने को बोले थे, तब से जो सारे डिसाइपल थे उनके बीच एक कंपटीशन की भावना आ गई थी। और उससे भी ज़्यादा जो यार 9 हेवन के डिसाइपल थे, जो बंदे थे, वो बाकी के लोअर रिम यानी कि जो 10 अर्थ के डिसाइपल थे उनको सप्रेस करने को देख रहे थे, क्योंकि यार वो वैसे भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। और जो यार 9 हेवन वाले जो थे वो खुद को 10 अर्थ वालों से मतलब सुपीरियर मानते थे। हालांकि यार इस बीच जो थ्री थर्ड प्रोमिनेंस से जो दो बंदे थे वो इमर्ज हुए थे, जो कि पूरे एकेडमी में सबके मतलब चर्चे में थे, और इवन एल्डर ने भी उनको मेंशन किया था। वो और कोई नहीं यार अपने काउंसिंग और वांग थे। वहीं यार लाइन जो है बोलता है कि अच्छा ही हुआ कि वांग मारा गया, वरना उससे डील करना सच में काफ़ी मुश्किल होने वाला था। वांगन बोलता है, भला एक डेड पर्सन क्या ही कर सकता है। पर गाइस वांग की वापसी ये सिर्फ एकेडमी के उन डिसाइपल को पता थी जो यार एंशिएंट मेथड को चूज करने गए थे, मतलब जो एंशिएंट मेथड को कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि यार सिंह ने उस रीजन में ही अपनी आइडेंटिटी रिवील किया था। और यार एकेडमी के और यार यहाँ पे जो एकेडमी था वो दो रीजन में मतलब डिवाइड हो गया था। और जो प्रेजेंट वर्ल्ड की मेथड को करने गए थे वो सारे डिसाइपल दूसरे रीजन में थे। तो वहाँ के डिसाइपल को हुआंग के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो वापस भी आ गया है। खैर इधर हमें एक माउंटेन रीजन पे एक ग्रे क्लॉथ बंदे को दिखाया जाता है। वो फिलहाल एक वाटरफॉल के नीचे बैठा कल्टीवेट कर रहा था और उसके ऊपर से लगातार जो पानी थी, मतलब वाटर जो होती है वो गिर रही होती है। उस बंदे कुछ मूवमेंट के साथ ही वहाँ पे जो स्पेस होता है वहाँ पे कुछ क्रैक अपीयर होते हैं और जो कुछ वाटर का पोर्शन था वो स्पेस में एंटर कर जाती है। साथ ही यार वहाँ पे टाइम फ्रेगमेंट भी देखने को मिल सकती थी, और जो बाकी का वाटर होता है उस टाइम फ्रेगमेंट में डिस्टॉर्ट हो जाती है। इस बंदे का नाम युआन तेंग होता है, मतलब फिलहाल एक लड़की जिसका नाम जिनही होता है, वो आगे आते हुए युआन तेन की तारीफ करते हुए बोलती है, ब्रदर युआन तेन आपकी कल्टिवेशन सच में काफ़ी शॉकिंग है। इवन आपने अपने दो इमोर्टल एनर्जी को स्कैटर कर दिया और प्रेजेंट वर्ल्ड के मेथड को चूज किया, पर शायद लगता है ये डिसीजन आपका काफ़ी सही था। आपकी प्रोग्रेस सच में काफ़ी अनबिलीवेबल है। टाइम और स्पेस को कंट्रोल करना इस में काफ़ी शॉकिंग है। वहीं यार हमें यहाँ थोड़ा सा बताया गया है कि वांग तेंग के बारे में कि उसने यार अपने दोनों इमोर्टल एनर्जी से जो था उसको मतलब छोड़कर प्रेजेंट वर्ल्ड के मेथड को चूज किया था, और जो उसकी दो इमोर्टल एनर्जी थे उसको अपने बॉडी में ही एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस कारण जो वो अपना बंदा था अपने बॉडी और फ्लेश को उससे डिफाइन कर लिया था। और जो बची हुई एनर्जी थी उससे उसने अपने इनग्रेमेंट ड्रिल में एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस कारण यार जो उसकी इनग्रेमेंट ड्रिल थी वो एक बिल्कुल न्यू ब्रेक थ्रू को अचीव कर पाई थी। फिलहाल जो युआन तेंग होता है जिन्ही को बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम बस यहाँ मेरी तारीफ करने तो नहीं आई होगी। ये सुन जो यार जिन्ही थी बोलती है, ब्रदर युआन तेंग आपको तो पता ही है कि इन दोनों कंपटीशन काफ़ी फियर्स हो गई है। फिलहाल जिन्ही जो थी उसके हाथों में यार एक एरो को दिखाया जाता है जो कि 7 कलर इमोर्टल गोल्ड से बनी थी। इसे देख तो यार इवन युआन तेंग भी मतलब जिन्ही को ही घूर रहा होता है, क्योंकि यार इमोर्टल गोल्ड से बना ट्रेजर सच में काफ़ी पावरफुल और रेयर होता है। वही जिन्नी जो थी यार ये देख बोलती है, मुझे भी नहीं लगा था उस
लड़की के पास जो कि लोअर डिम से बिलोंग करती है, उसके हाथों में इस जगह ट्रेजर होगा। और यार फिलहाल उसके फेस पे एक डेविल स्माइल होती है। अगर यार यहाँ पे सीधा होता तो डेफिनेटली वो इस एरो को पहचान लेता है। यार ये फेंगवू का ही था। गाइस आपको तो याद होगा कि जब सीहा 3000 प्रोमिनेंस में आया था तो फ्लेम प्रोमिनेंस में वो एक एकेडमी में गया था जहाँ पे कि यार उसकी मुलाकात किंगे से हुई थी। और उसी एकेडमी की जो यार मेन डिसाइपल थी वो फेंगवू होती है, वो येलो ड्रेस वाली लड़की। और यार उस टाइम पे एकेडमी वालों ने फेंगवू के लिए ही इमोर्टल गोल्ड से एक ट्रेजर मतलब बनाना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने यार ये न्यूज़ फैला दी थी कि जो भी कोई उनके लिए इमोर्टल गोल्ड का कोई छोटा टुकड़ा भी लेकर आएगा तो उन्हें मौका मिलेगा उस ट्रिब्यूशन लोटस पोंड में नहाने का। फिलहाल जो इधर यार इवांतिन होता है ये देख जिनी को बोलता है तुम्हें ज़्यादा उन लोगों को बुली नहीं करना चाहिए और ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में रिग्रेट करना पड़ जाए, क्योंकि लोअर डिम में भी कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनसे कोई भिड़ना नहीं चाहेगा। ये सुनिए जिनी थोड़ा सा मतलब एटीट्यूड में बोलती है, भला उस जैसे लोअर डिम में कौन ही एक्सपर्ट है। रही बात टेन क्रॉन किंग और एक जाइल मॉडल की, तो वो दोनों ही 3000 परमिट से बिलोंग नहीं करते, वो हमारे 9 हेवन से बिलोंग करते हैं। और रही बात उस हुआंग की, तो वो कब का मारा जा चुका है उस ओरिजिन एंशिएंट माइंड में, भला क्या वो हमसे बदला लेने आएगा। ये बोल वो मतलब स्माइल मतलब हंस रही होती है, पर फिर भी जो यार इवांतिन था वो थोड़ा केयरफुल रहने को बोलता है। तो जिनी बोलती है इसलिए तो मैं यहाँ आपके पास आई हूँ, हम दोनों को जाकर देखना चाहिए और मतलब उन लोअर डिम वालों को सबक सिखाना चाहिए। वहीं इधर अब हमें यहाँ दो यंग पीपल को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं अपने सिहा और किंगी होते हैं। दोनों यार साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मानो एक दाओइस्ट कपल के जैसे। दोनों की बॉडी से यार इमॉर्टल एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वो यार एक फॉरेस्ट के रीजन से मतलब इधर साइड ही मतलब आ रहे थे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड गुड बाय।